हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, पहले भी मैं और आप जिक्र करते रहे, लेकिन बीजेपी ने एक नया तरीका अपनाया है और वो है उनका एक्स फैक्टर। लेकिन क्या एक्स फैक्टर का ये जादू इन तमाम राज्यों में चलता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए, एक्स फैक्टर की बात तो ये है कि बीजेपी ने अब तमाम अलग अलग स्ट्रैटेजी पे काम किया है। कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों के अगर आप टिकट वितरण के स्ट्रैटेजी और मेथड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक लिस्ट में तो तय किया गया है कि हम एकदम नए चेहरों के साथ जाएंगे, एक लिस्ट में तय किया गया है कि हम दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं के साथ जाएंगे, एक लिस्ट में झलक है कि जो हमारा काडर है या जो हमारे वर्कर्स हैं या जो लंबे समय तक विधायक रहे या मंत्री रहे, हम उनके पास जाएंगे। तो अलग अलग तरीके से ये इस पूरी लिस्ट में फिर अगर हमें लग रहा है कमज़ोर सीटें हैं तो हम दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय चेहरों को भेजेंगे। तो ये जो एक्स फैक्टर केवल और केवल एक ही फैक्टर है, जिताऊ उम्मीदवारी, जिताऊ है। हम किसी को भी चुनाव लड़ाएंगे क्योंकि 2024 का रास्ता 2023 से होकर गुजरता है। तो ये जो एक्स फैक्टर है केवल जिताऊ उम्मीदवारी का फैक्टर है, जिस पर पूरी तरीके से दिल्ली ने तय किया है। दिल्ली ने ड्राइविंग सीट अपने हाथों में ली है और दिल्ली ने ही तीनों ही राज्यों की जो सूची है उसको खुद तय किया है सर्वे के लिहाज से। भले ही अलग अलग स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर विचार विमर्श, सर्वे हुआ है, तमाम बातें हुई हैं, लेकिन वो एक्स फैक्टर जिताऊ उम्मीदवारी है। और उस एक्स फैक्टर के जो रंग है वो बहुत सारे हैं, जिसमें कांग्रेस से आए प्रत्याशी भी हो सकते हैं, किसी ब्यूरोक्रेसी की ज्वाइनिंग भी हो सकती है, अपने बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, सांसद और कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम एक्स फैक्टर्स। और एक सबसे बड़ी बात, आज से पहले होता था, कर्नाटक तक के चुनाव में होता था नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना, लेकिन इस बार का एक्स फैक्टर है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, लेकिन कंबाइंड कलेक्टिव लीडरशिप के साथ। कर्नाटक की हार से यही सीखा कि रीजनल चेहरों की जरूरत है, लेकिन एक नहीं, अनेकता होती है। उस अनेकता में एकता को आगे ले जा रही है बीजेपी, अगर ये सामूहिक नेतृत्व की आप बात कर रही हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कह रही हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी और अब तक रही भी है कुल मिलाकर, लेकिन साथ ही आपने एक और बात कही कि रीजनल चेहरे की जरूरत है। लेकिन बीजेपी अभी भी इन 5 राज्यों में भी क्या किसी रीजनल चेहरे को लेकर आगे आ रहे हैं? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत क्लियर थी कि उन्हें टिकट दे दिया गया है। यानी आप समझिए कि क्या शिवराज सिंह चौहान इसमें डाउटफुल थे? तो फिर ये जो आप बात कह रही है कि रीजनल चेहरा जरूरी है, क्या आपको लगता है कि एक्चुअली इसी स्ट्रैटेजी पे बीजेपी काम कर रही है? देखिए, कर्नाटक की हार के बाद जो सीखा, लेकिन मध्य प्रदेश की बात अलग है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात अलग है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे, फ्रेशनेस पर नई लीडरशिप खड़ी करना चाहती है। 2024 के लिहाज से समझ लीजिए, अलग तरीके से समझ लीजिए, और पुराने लोगों को शायद एंटी इनकमेंसी है या पुरानी छवि की वजह से उस छवि से दूर होना चाहती है। बहुत साफ शब्दों में बात करें तो जब नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा तो कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शिवराज खेमे को झटका लगा। अब इसका क्या अर्थ है? जब आपके पास शिवराज सिंह चौहान जैसे मामा जी वाला चेहरा है, महिलाओं के, बच्चों के एकदम जिसे बोलते हैं चहेते वाला चेहरा है, तो क्यों ज़रूरत पड़ी थी नरोत्तम मिश्रा को उतारने की? क्यों ज़रूरत पड़ी आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों को भी उतारने की? क्यों ज़रूरत पड़ी थी आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से लाकर राज्यसभा देने की? क्यों ज़रूरत पड़ी आपको प्रहलाद पटेल को उतारने की? तो साफ बात यह है कि आप जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पास चेहरे काफ़ी हैं, और ये चेहरे किसी एक विधानसभा पे इम्पैक्ट नहीं छोड़ते, ये चेहरे पूरे के पूरे प्रदेश पर इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो यही तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिनसे ये है कि हम कलेक्टिव लीडरशिप पे जा रहे हैं, हम किसी गुट को नाराज नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग है, जिनके साथ एंटी इनकम्बेंसी की छाया है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है, जिससे अगर कोई नाराज है उस पर्टिकुलर चेहरे से या उनके संबंधित लोगों से, तो मैसेज ये चला जाए कि हम भाजपा वही है, लेकिन नए कलेवर एक और गया है, और वो कांग्रेस के खेमे में गया है, क्योंकि जिन प्रत्याशियों को अब कांग्रेस उतार रही है उनमें कहीं ना कहीं एक डर है, क्योंकि सांसदों को देखकर जाहिर तौर पर उन्हें भी लग रहा है कि किसी स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है। वो कह रहे हैं हमारी सीट बदल दो। तो क्या ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी ही कांग्रेस की भी लिस्ट तैयार कर रहे हैं?
हाँ, रणनीति जरूर बदल रहे हैं। मैं इसलिए बता सकती हूँ, सबसे पहले ये 15 GRG वॉर रूम कहा जाता है इसे शिखा, हम यहीं पर मौजूद हैं और इसलिए मौजूद हैं क्योंकि अंदर, अगर राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं, राजस्थान की पहली सूची आई है, 7 सांसद उतार दिए गए हैं, उसमें से 6 लोकसभा के हैं, 1 राज्यसभा के हैं। तो जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की भी लिस्ट तैयार करने या रणनीति बदलने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अंदर मौजूद है, स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं। क्यों, ये समझना जरूरी है। कल बीजेपी की पहली 41 सीटों पर 41 प्रत्याशियों की सूची आई। शिखा, उन 41 में से 31 सीटें वो हैं जहां पे वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। उसके बाद 9 ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय विधायक हैं और केवल 1 ऐसी सीट है जहां भाजपा का विधायक है। यानी कि अपनी भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची आउट करी है वो डी कैटेगरी की लिस्ट है, डी कैटेगरी। और वो जो 1 सीट है जिसपे भाजपा काबिज है, वहां से दिया कुमारी को दिया गया है। यानी कि जो 40 की 40 सीटें हैं वो असुरक्षित सीटें हैं, जहां पर उन्होंने 10 बागियों को उतारा है जो 2018 में बागी थे। एक कांग्रेस से आए हुए सुभाष बेरिया को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने उतारा है, जाट के सामने जाट को, और प्रदेश अध्यक्ष को डगमगाने की कोशिश की है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष संगठन का बड़ा चेहरा है। उसके अलावा एक IAS अफसर उतारे। लपोलुबाब इस बात का ये है कि ये पहली लिस्ट कांग्रेस की मजबूत एरिया था। तो अब जब ये बैठक शुरू हुई, यहाँ पे गौरव गोगोई जो स्क्रीनिंग कमेटी के हेड हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ ये बैठक बुलाई और इस बैठक का उद्देश्य ये है कि हम बाकी सीट पे तो चर्चा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारी खुद की प्रबल सीटें हैं जहां पर हम 1 नहीं 2 नहीं 3 बार से अपनी सीटें काबिज कर रहे हैं। कांग्रेस का पंजा वहां पर है। तो ऐसे में इन सीटों को ढहने से बचाने की रणनीति क्या है? तो आप सही कह रही थी शिखा कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने ये पहली लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस की रणनीति और उसके तौर तरीके और स्पीड और रफ्तार, और जिसे वॉर रूम कहा जाता है, तो ये युद्ध स्तर पर इस पूरी लिस्टिंग को, इस युद्ध स्तर पर उस पूरी प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। अदिति, लेकिन जो आपका एक सवाल था कि क्या, जी, एक और बात समझने की कोशिश मैं भी यहाँ करना चाहूंगी, ये जो तमाम सांसदों को उतारने की रणनीति बीजेपी की तरफ से, क्योंकि ये एक सवाल लोगों के जहन में है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है और इसके फायदे कैसे होंगे जो चुनाव में सीधे तौर पर नजर आएंगे, और न केवल इन विधानसभा चुनाव में बल्कि 2024 में इससे अफेक्टेड रहेगा, ये कैसे होगा? महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्या कुछ विधायक अपनी सीट बदलना चाहते हैं, तो आज कांग्रेस के कई 1 दर्जन, इस 41 में से 1 दर्जन विधायक, 41 सीटों वाले 1 दर्जन विधायक यहाँ पर हैं जो किसी न किसी तरीके से आला कमान तक की बात पहुँचा रहे हैं कि हमें अपनी सीट बदलनी है। और उसमें ये इलाका भी है, तिजारा वाला इलाका भी आता है, उसमें भरतपुर वाला इलाका भी आता है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी एग्जिस्टिंग में कांग्रेस के विधायक हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सीट बदल दी जाए, क्योंकि ऐसा नेले पर जिस तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो अपना प्रत्याशियों की लिस्ट दी है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी रणनीति या कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी रणनीति बदलना चाह रहे हैं। आपका सवाल है कि ये जो सांसद उतारे, पहला तो एक ही एक्स फैक्टर या एक ही रणनीति या एक ही स्ट्रेटेजी है, जिताऊ उम्मीदवार, कम वोट में जिताऊ उम्मीदवार, चाहे फिर वो लोकसभा से उतारे जाएं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में सांसदों को उतारा जा रहा है। लेकिन इसके पर्दे के पीछे की एक और बात है, पहला कलेक्टिव लीडरशिप, दूसरा ये वो सांसद भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस लोकसभा में शायद उतनी बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं लोकसभा के जो सर्वे हुए हैं, 6 सर्वेज हुए हैं, उसमें ये तय हुआ है कि बहुत सारे, यानी कह सकते हैं कि 40% सांसदों की टिकट कटेगी और जिताऊ उम्मीदवारी की तरफ से मिलेगी। हो सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसी कैबिनेट, प्रदेश के जो प्रदेश की जो सरकार होती है, विधानसभा में कोई कैबिनेट मंत्री है, उसको लोकसभा लड़ा दिया जाए, जैसे लोकसभा के सांसदों को विधायक लड़ाया जा रहा है। तो स्ट्रैटेजी केवल जिताऊ उम्मीदवारी की है। आपकी जातीय जो पकड़ कितनी है आपके इलाके में, आपकी जातीय समीकरण कितने बेहतर हैं, आप कितने जिताऊ उम्मीदवार हैं, आप कितनी ज़्यादा बेहतर टक्कर दे सकते हैं, इसीलिए कैटेगरी में बांटा गया है। 161 सीटें ऐसी हैं
168 अपडेट आपको बीच में देना चाहेंगे कि सीपी जोशी यहाँ पर पहुंचे हैं कांग्रेस वॉर रूम में। ये अपडेट इसलिए क्योंकि हम जब बात कर रहे थे कांग्रेस की रणनीति को लेकर तो सीपी जोशी को यहाँ पर भेजा गया है और स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर बैठक चल रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ऑलरेडी अंदर हैं, कैंपेन कमेटी के हेड भी सीपी जोशी हैं और ऐसे में विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो एक बार इसलिए अपडेट ये ज़रूरी इसलिए था कि आपको बताना कि कितनी हलचल पहली लिस्ट के बाद हो गई है। तो मैं अपना जवाब खत्म ये करूंगी कि ये रणनीति है कि बड़े चेहरों को उतारा जाए इन सारी सीटों पे, नए चेहरों को लोकसभा में, क्योंकि लक्ष्य एक है 2024 पर रास्ता होके गुजरता है 2023 से। तो 2023 के फैसले 2024 की जीत से जुड़े हुए हैं और ये जो फैसला लिया है 7 सांसदों को, ये फैसला 2024 की जीत से जुड़ा हुआ है और जाहिर तौर पर ये स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने किया है।